हेलो फ्रेंड्स, आपका जेके बायोलॉजी क्लास में स्वागत है। और आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट में 2026 में जो नया रूल प्रपोज किया गया उस रूल के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ इस रूल में क्या जानने को सीखने को मिलेगा कि नई एलिजिबिलिटी कंडीशन और रिक्रूटमेंट का क्या प्रोसेस होगा, और बेट 220 एग्जाम की कोई महत्वपूर्ण भूमिका है या नहीं है। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि भैया बेट नेट और पीएचडी में किनका क्या महत्व है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट में क्या उनकी मदद कर सकता है। आपका रिटेन होगा तो रिटर्न किस तरह का होगा, इंटरव्यू होगा तो किस तरह से इंटरव्यू आपका लिया जाएगा, लेटेस्ट अपडेट है। और कैंडिडेट जो कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं, किसकी तैयारी कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो किन बातों को ध्यान रखना चाहिए ताकि आपको अगले रिक्रूटमेंट में आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। और यह वीडियो उसके लिए काफी महत्वपूर्ण है जो हायर एजुकेशन में अपने आप को रिक्रूटमेंट और असिस्टेंट प्रोफेसर में देखना चाहते हैं। सारी परिस्थितियों को काफी डिटेल से चर्चा करेंगे, बिंदुवार चर्चा करेंगे, और कहाँ से आया है इसका नोटिफिकेशन भी हम चीजों को देखेंगे। तो चलिए, यह जो नोटिफिकेशन है, प्रेस विज्ञप्ति है जो 168/226 में जारी किया गया है, जो लेटेस्ट अपडेट है। और ये क्या बताता है, ये सारी परिस्थिति में उन छात्रों का क्या एक तरह से विजय कह सकते हैं कि भैया उनका जो मेहनत हुआ वो सफल हुआ, और अपनी बात को सही तरीके से वो क्या कर सके, बता सके, जो कि उसके बाद नया सुझाव दिया गया। देखिए, समूहों पर क्या क्या विचार किया जाएगा और क्या रखा जाएगा, क्या उन्होंने मांग किया। पहला चीज, सहायक प्राध्यापक के लिए अधिकतम 55 वर्ष रखी जाएगी। बिल्कुल सही है, पहले भी रूल यही था और आज भी रूल यही रहना चाहिए। कारण क्या है कि जैसे ही अगर आप उम्र कम कर देते हैं और सारी परिस्थितियों में आप चाहते हैं कि अच्छे कैंडिडेट मिले, तो मिलना क्या है, संभावना कम हो जाती है। जब भी अगर अच्छे कैंडिडेट को चाहिए तो उनका अनुभव होगा तो लंबे समय तो थोड़ा लगेगा ही, तो 55 वर्ष उम्र रखी जाएगी, ऐसा बताया जा रहा है। दूसरी चीज, बहाली के लिए लिखित परीक्षा ली जाए जो कि वस्तुनिष्ठ हो। पहले वाले रूल में बताया गया था कि लिखित परीक्षा तो होगा लेकिन वस्तुनिष्ठ नहीं होगा। वो बताया था कि अपना लिखित मतलब काफी डिटेल डिस्क्रिप्शन होगा, लेकिन यह बता रहा है कि वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव होगा। लिखित परीक्षा में जो भी उत्तीर्ण होंगे उनमें एपीआई की गणना की जाए, मतलब कि जो भी लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे उनको क्या है, एपीआई, जो भी एपीआई में उनका स्कोर बनता है ना, पीएचडी क्या मार्क्स आया है, इस सारी परिस्थितियों को, बैकग्राउंड में बीएससी एमएससी में क्या किया है, पीएचडी में कितने पब्लिकेशन है, कितने समय तक आपने पढ़ाया है, सारे कुछ चीज को क्या एपीआई स्कोर करते हैं। एपीआई स्कोर की गणना करने के बाद उसको भी क्या किया जाएगा, आपको आसानी से बनाया जाएगा, आपका मेरिट लिस्ट में उसको गणना किया जाएगा, और जो अभ्यर्थी लास्ट में मेरिट लिस्ट बनेगा उसी के आधार पर आपका क्या होगा, सिलेक्शन हुआ या नहीं डिसाइड किया जाए। दूसरा चीज, इंटरव्यू में आपको टीचिंग डेमो देना पड़ेगा, आपको पढ़ाना आता है या नहीं आता, और कैसे आप पढ़ाते हैं और कैसे बोलते हैं, इन बातों के आधार पर भी आपका क्या होगा, मूल्यांकन होगा। लेकिन सारे परिस्थिति में अभी स्पष्ट नहीं किया गया है कि कितना किसका वैल्यू है, लिखित का कितना वैल्यू होगा, एपीआई का कितना वैल्यू होगा, ये सारी बातें अभी अस्पष्ट नहीं है। और हमको लगता है कि जब नया रूल और स्पष्ट तरीके से आ जाएगा तो ज्यादा बेहतर तरीके से चीजों को हम लोग बोल सकते हैं, रख सकते हैं। लेकिन एक बात और है कि नेट में अधिकतम 11 अंक रखा गया है और पीएचडी के अधिकतम क्या है, 30 स्कोर होगा, जो कि एपीआई में जोड़ा जाएगा। साथ ही साथ शोध प्रकाशन या अनुभव की गणना एपीआई स्कोर में की जाएगी। अगर आपने क्या पब्लिकेशन किया है तो उसका नंबर मिलेगा, आपके पास जेन्युइन अनुभव है तो एपीआई स्कोर में उसकी गणना की जाएगी। परंतु शोध प्रकाशन अनुभव को भली भांति परिभाषित किया जाएगा कि क्या उसका अनुभव है, या किसी प्रकार के संशय न रहे कि कोई गलत फायदा उठा सके। बिल्कुल स्पष्ट है कि चीजें अगर स्पष्ट रहती है तो सही कैंडिडेट को उसका बेनिफिट मिलता है। और लास्ट में मैं उन सारे कैंडिडेट को और थैंक यू बोलना चाहता हूं जिन्होंने क्या किया, अपना प्रयास किया सही चीज को मांगने के लिए, उनको एक बार धन्यवाद कहते हैं। और फिर हम लोग नए वीडियो में आपके साथ मिलते हैं। धन्यवाद।